रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट में मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरह के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं आप लोग के। लेकिन साथ ही एक कमेंट और भी आया है तुषार दीप जी का। उन्होंने बोला है गुरुजी मज़ा बहुत आ रहा है, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। देखिए इसी तरह का टेम्परामेंट चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आसान नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कोई मूवी देखा जा सकता है, गाना सुना जा सकता है, घूमने के लिए जाया जा सकता है, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा ना। तो सिर्फ मज़ा के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ये सीरियस अफेयर है ना। यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ को आंसर करने जा रहा हूँ। तो कुछ क्वेरीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो में आपको क्या मिलेगा। क्योंकि एक क्वेरी आप लोग का बहुत आता है ना कि हमें आपकी तरह मार्केट एक्सपर्ट बनना है, क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई बहुत बड़ा मार्केट एक्सपर्ट हूँ नहीं। अगर बनना है मार्केट एक्सपर्ट तो मुझसे बहुत बड़ा मार्केट एक्सपर्ट बनिए। मैं तो एक छोटा मोटा प्लेयर हूँ यहाँ पे। बट एनीहाउ मैं ऑफकोर्स आपको बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका भी मार्केट नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा ना, उसमें ज़्यादा, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रश्न आप लोग का आता है बहुत ना कि SWP के बारे में, तो इस पर भी मैं डिटेल वीडियो फिर से, पहले ऑलरेडी है, फिर से मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक प्रश्न आया है ना कि राइट टाइम टू स्टार्ट SWP और शुड वी वेट फॉर मार्केट करेक्शन, इस तरह का क्वेरी, इसको मैं इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। इसके बाद हेजिंग पे एक क्वेरी आया है कि हेजिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेमीकंडक्टर का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों है, फ्यूचर में इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव आ सकता है। मार्केट देख लेते हैं पहले, इंडियन मार्केट का हालात कैसा रहा, उसके बाद इन प्रश्नों को ज़्यादातर मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में तो कोई खास परफॉर्मेंस आज रहा नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देखिए इसमें लार्ज कैप क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये तीनों ही लार्ज कैप है, ठीक है। उसके नीचे ऑफकोर्स मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप है। लेकिन सेक्टर और थीम देखेंगे तो यहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस तो है। लाइक डिफेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फार्मा का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑटो का परफॉर्मेंस अच्छा है। आईटी तो सुबह बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा था ना, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। उसके बाद थोड़ा निगेटिव गया और उसके बाद मोस्टली फ्लैट के आसपास है। और नीचे कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल कोई खास परफॉर्मेंस आज इंडियन स्टॉक मार्केट का नहीं है। लेकिन खैर, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। अब किसी ने 5 या 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है तो आज मार्केट नीचे है या ऊपर, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। जानना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एनवीडिया का रिज़ल्ट, ठीक है। अगर एनवीडिया का रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है ना तो मार्केट बुरी तरह से गिर जाता है, पूरा वर्ल्ड मार्केट। बट हाँ, फॉर्चुनेटली रिज़ल्ट अच्छा आया है और हमें जानना चाहिए एज अ इन्वेस्टर कि एनवीडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट कैप वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया। $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर गया था एक समय पर, लेकिन अब तो थोड़ा नीचे गिर गया है, लेकिन सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि इसका जो सेल्स और प्रॉफिट कितना ज़्यादा आता है ना, मतलब ये लोग बिलियंस में बात कर रहे हैं, मिलियंस नहीं, बिलियंस में। तो फोर्थ क्वार्टर का जो रेवेन्यू, सिर्फ एक क्वार्टर का सेल्स है $68.1 बिलियन, ह्यूज, ठीक है। और ये जो है वो 73% जंप है लास्ट ईयर के सेम पीरियड से। 73% सेल्स बढ़ा है और पिछले क्वार्टर से अगर मुकाबला करें, सिर्फ लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर, तो 20% सेल्स बढ़ गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। और एनालिस्ट मानकर चल रहे थे ना अबाउट 65.7 बिलियन का रहेगा सेल्स, उससे बहुत ज़्यादा आया है। और फुल ईयर का रेवेन्यू, दैट इज सेल्स देखेंगे, दैट इज 2026 का $215.9 बिलियन, 65% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। तो इसका जोन बिल्कुल अलग है, लीग ही अलग है एनवीडिया का। प्रॉफिटेबिलिटी भी, मार्जिन्स देखेंगे ना, 75% के आसपास का मार्जिन होता है। 75%, इस तरह के मार्जिन वाले बिजनेस आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा। और इससे भी बड़ी बात देखिए, कल भी मैंने बताया था ना भाई, जो कर लिया हो तो अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है, अच्छा किया तुमने, ताली बजाए। लेकिन अब ये बताओ कि फ्यूचर में क्या करोगे, ठीक है। अगर आपने अभी बहुत अच्छा किया और फ्यूचर में लग रहा है कि ख़राब होगा ना, तो आपका स्टॉक बुरी तरह से गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट पास्ट या प्रेजेंट में नहीं चलता है, वो फ्यूचर देखता है। तो यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दिया है कि फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। लाइक फर्स्ट क्वार्टर 2027 का
फिस्कल का फर्स्ट क्वार्टर बोल रहे हैं कि रेवेन्यू को हम बढ़ाकर 78 बिलियन यूएस डॉलर्स कर लेंगे और ग्रॉस मार्जिन भी 75% के आसपास मेंटेन करेंगे, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसीलिए उनका स्टॉक प्राइस भी ऊपर गया ना। और ओवरऑल एनवीडिया अभी देखिए इस साल तक तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि ऑर्डर को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर, या फिर सेमी कंडक्टर रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ के साथ यही चल रहा है। ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि वो सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं और ये ऑर्डर नेक्स्ट ईयर तक है। तो इस साल तक तो फिलहाल लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तो लग रहा है कि इस साल तक शायद कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और इसका जब आप कंपेयर करेंगे, सेल्स फोर्स भी बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उसका तो स्टॉक प्राइस 4% से गिर गया। क्यों? क्योंकि अभी तो रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन 2027 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उनका कि फ्यूचर में किस तरह का बिजनेस जनरेट करेंगे, वो डिसअपॉइंटिंग था। मतलब मार्केट जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुकाबले कम था। तो ये फ्यूचर, तो उन्होंने फ्यूचर गाइडेंस अच्छा नहीं दिया तो 4% के आसपास स्टॉक गिर गया। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको देखना है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, वो क्रेडिबिलिटी देता है, ठीक है। क्योंकि अगर पहले का परफॉर्मेंस अच्छा है ना, तो वहाँ पे अगर कोई मैनेजमेंट कोई बात बोलता है तो लोग उसको सीरियसली सुनते हैं कि नहीं भाई पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उम्मीद है कि शायद ये फ्यूचर में ऐसा कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा कंपनी है जो कि पहले बिल्कुल कुछ करता ही नहीं है, वेस्ट, ठीक है। अब वो आकर कोई बड़ी बड़ी बात बोलने लगा ना, 100% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कौन सुनेगा उसका? हो सकता है वो कर भी ले फ्यूचर में, वो नेवर नो, लेकिन जब वो बोलेगा तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, बोले यार तुम्हारा तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं, वेस्ट हो यार। तो इसीलिए पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट फाइनली फ्यूचर पे ही मूव करता है। फ्यूचर में अगर उसे लग रहा है, कितनी भी अच्छी कंपनी हो आप, फ्यूचर लग रहा है कि नहीं है, तो आपका बुरी तरह से गिर जाएगा, हमेशा ध्यान में रखें। देखिए सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं ना, यूएस में भी बुरी तरह से गिर रहे हैं। सिर्फ इंडियन सॉफ्टवेयर को नहीं देखना है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। वो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, टेक्निकल टर्म्स में अगर इसको समझना चाहें तो 1-2 साल का बात नहीं, 1-2 साल तो सही बात, अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू होता है। इस वर्ड शायद आप लोग सुन रहे होंगे आजकल, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेना कि भाई कंपनी जब तक रहेगा एग्जिस्टेंस में, ठीक है, तो उस पीरियड में वो किस तरह का कैश फ्लो जनरेट करेगा, उसके आधार पे उसका वैल्यूएशन डिसाइड होता है, ठीक है, कि भाई इस कंपनी का टर्मिनल वैल्यू इतना आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह का वैल्यूएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि इनके बिजनेस मॉडल पे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया ना, कि पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सही से हम टर्मिनल वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। मतलब अभी तो लग रहा है घट ही जाएगा, लेकिन यू नेवर नो ना, फॉर श्योर हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी। तो इसलिए उसका जो टर्मिनल वैल्यू हुआ करता था ना, किस तरह का कैश फ्लो जनरेट होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, और जब भी मार्केट को कन्फ्यूजन होगा तो आपका स्टॉक वो गिराएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। सो इसीलिए आईटी मैंने बोला ना भाई, ऐसा कॉन्ट्रा बेट ले, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी यहाँ पे जाने का मतलब बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करें ना करें, ये तो आपका पैसा, हार्ड एंड मनी, आपको डिसाइड करना है। मैं अपना सिर्फ व्यू दे सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा इस तरह के सिचुएशन में। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे करना है कि नहीं। लेकिन यही है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ये मानकर चलना होगा कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, और प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि कल भी मैंने आपको बताया ना, कि भाई कोई भी कंपनी ना आकर कोई एक कमेंट कर देगा ना, तो उसके कारण 5% 10% गिर जा रहा है। ये तो बिल्कुल मजाक है ना। इस तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ भी कुछ स्टॉक्स में रिकवरी बिल्कुल आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि एक तो है कि जाएँ या ना जाएँ, और अगर जाएँ तो क्या सही होगा, क्या कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। पता नहीं वो जो स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं वो सही से चेंजेस ला पाएगा कि नहीं फ्यूचर में अपने बिजनेस मॉडल में। नहीं ला पाएगा तो बहुत ख़राब होगा उसके लिए, और ला पाएगा तो अच्छा है। या फिर इंडेक्स फंड के लिए चले जाए, ETF के लिए चले जाए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो कुछ अच्छा करेगा कुछ ख़राब करेगा, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा खासा डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि कैसे इन्वेस्ट करें अगर करना है तो।
देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करें ना तो ध्यान रखें कि पैसा लिमिटेड होता है ज़्यादातर लोगों के पास। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास एक लिमिटेड पैसा है। तो लिमिटेड पैसा को बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई ज़्यादातर पैसा, कुछ पैसे में रिस्क ऑफ कोर्स लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा बहुत सोच समझकर अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ की अच्छे रिटर्न आने के चांसेस हों, लेकिन रिस्क भी थोड़ा लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, सो नाउ क्या ये सही समय है SWP करने के लिए, या फिर मैं मार्केट के करेक्शन का वेट करूं? देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मार्केट करेक्शन से या फिर राइट टाइम से कोई लेना देना नहीं है ना। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। ये मतलब ये हुआ कि अगर आपको जब पैसे की ज़रूरत है तब आप SWP लगाते हैं ना। तो यहाँ मार्केट गिर रहा है या फिर सही समय है नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। सही समय तो आप डिसाइड करेंगे भाई, आपको पैसे की ज़रूरत है कि ना। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, तब तो मार्केट में पूरा पैसा छोड़ देंगे, ग्रो करेगा भाई लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब तो भाई ज़रूरत है तो है, मार्केट ऊपर है नीचे डजेंट मैटर ना, SWP तो करना ही पड़ेगा, मुझे पैसा चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए ना, SWP के जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि भाई जो नियर टर्म का जो पैसा होता है विड्रॉल के लिए ना, उसको आइडियली हमें डेट में रख देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने तुरंत पैसा इन्वेस्ट किया और इक्विटी में पूरा कर दिया और वहाँ से विड्रॉ करने लगे तो ये सही तरीका नहीं है। अगर मार्केट वहाँ गिर गया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा और वहाँ से आप निकालना शुरू करेंगे पैसा, कंपाउंडिंग बुरी तरह से हिट होगा ना। तो देखिए, एक तो होता है कि पैसा इन्वेस्ट किया, 10 साल के बाद SWP करूँगा, तब तो बहुत अच्छी बात है, पूरा पूरा इक्विटी में डाल दें भाई मतलब ज़्यादातर पैसा इक्विटी में डाल दें। लेकिन है कि भाई मुझे तुरंत अगर निकालना है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको बकेट बनाना पड़ेगा ना, कुछ डेट में रखना पड़ेगा, कुछ बैलेंस्ड फंड में रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म वाला इक्विटी में डालना पड़ेगा। जो तुरंत पैसा निकालना है वो हम डेट में रखेंगे। तो पुराने वीडियोस देखेंगे SWP, तो ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और एनीहाउ मैं ट्राई करूँगा, SWP पे एक वीडियो ड्यू है, मैं जल्दी ही उसको पब्लिश करूँगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है, हेजिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सोच समझकर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हेजिंग मेरे अनुसार एटलीस्ट इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हेजिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, बुरी तरह से गिर सकता है, तो वहाँ पे आप पुट ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होगा कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे सही बात है, आपका स्टॉक्स तो गिरेगा, लेकिन आपने पुट ऑप्शन भी लिया हुआ है, तो वहाँ से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो लॉस है वो कम होगा या फिर नहीं होगा, ये होता है। लेकिन हेजिंग फ्री का नहीं आता है ना, इसके लिए भी कॉस्ट लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो है नहीं, कॉस्ट लगता है। और लॉन्ग टर्म में आपको पता है एवरेज आउट करके रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाते हैं। तो अगर मेरे अनुसार पूछा जाए तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सोच समझ कर इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो हेजिंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ये सब करते हैं, क्योंकि देखिए उनका क्या है ना कि इन्वेस्टर डेली जाकर एनएवी चेक कर रहा है कि भाई ऊपर है नीचे है, तो बेचारे नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट आए, तो कुछ लोग हेजिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हेजिंग की ज़रूरत नहीं, कि उसका भी कॉस्ट है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉल आपका सही है गलत है ना, अगर गलत गया तो और ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। आपने ले लिया पुट ऑप्शन की, मार्केट गिरेगा, गिरा नहीं, ठीक है, ऊपर चला गया, तो वहाँ भी आपका पैसा वेस्ट हो रहा है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइडियली ज़रूरत नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने का, पुट कॉल ऑप्शन ये सब, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। सेमीकंडक्टर डिमांड इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, सेमीकंडक्टर का डिमांड अभी रिसेंट टाइम्स में देखें AI के कारण बहुत ज़्यादा आ रहा है। जनरेटिव AI हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गया, सभी जगह बहुत ज़्यादा चिप्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा डिमांड है ना। GPUs आप सुनते होंगे, उसके बाद हाई बैंडविड्थ मेमोरी सुनते होंगे। AI के अलावा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आजकल तो कंप्यूटर ऑन व्हील्स चल रहा है ना। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है 5G 6G, और बहुत जगह चिप्स का तो मतलब बिना चिप के तो आजकल कुछ चलेगा ही नहीं तो चिप्स सभी जगह ज़रूरत है इसीलिए। लेकिन हाँ, AI के कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेमीकंडक्टर का जो ब्रेन होता है ना, चिप का ब्रेन होता है, वो होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का साइज़ आप लोग सुनते होंगे ना, हमेशा कम होते जा रहा है टाइम टू टाइम। 2 नैनोमीटर्स 3 नैनोमीटर्स का आजकल चल रहा है, लेटेस्ट वन जो है। ठीक है, तो जितना छोटा साइज होगा ना, तो चिप में आप उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं और उतना ज़्यादा उसका पावर बढ़ता जाएगा ना, उतना फास्ट वो कैलकुलेट कर सकता है, उतना ज़्यादा डेटा स्टोरेज आप कर सकते हैं। इंडिया में तो अभी 2 नैनो और 3 नैनो जाने में मोस्टली अभी 3-4 ईयर्स लगेगा। उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतना समय तो अभी लगेगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, बाहर अगर आप देखेंगे, लाइक साउथ कोरिया में जाएंगे या फिर ताइवान में जाएंगे, तो ये सब हो रहा है वहाँ पे।
तो इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए ये सब है, सेमीकंडक्टर का यूज़ इतना ज़्यादा इसीलिए आ रहा है। और रिप्लेसमेंट देखिए फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो कि इसको रिप्लेस कर देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेरीज़ को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।